हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 22 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर डिस्कस करेंगे, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 1 पर। इससे पहले हम लोग ने लुईस थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, ये सारी कुछ चीजें हम लोग ने पढ़ी थी। आज इस थ्योरी की सबसे खास बात यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग ने देखा तो था, किसी में 2 बॉन्ड है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7 बॉन्ड हम लोग ने देखा था। वेस्पर की थ्योरी हम लोग उसको अरेंज भी कर रहे थे, लेकिन वो बनते कैसे हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को हम लोग इस थ्योरी में समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के बनाने में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके से उसमें ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे रखनी होती है, वो सारी चीजें हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं वीबीटी में। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंदन एंड फर्दर डेवलप्ड बाय पॉलिंग। तो हिटलर लंदन ने जो है पहले इंट्रोड्यूस किया था, फिर जो है पॉलिंग ने इसको डेवलप किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले हम लोग ने कोवेलेंट बॉन्ड में क्या किया कि एक डॉट बनाते थे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑक्टेट के अकॉर्डिंग बॉन्ड को फॉर्म कर लेते थे। यहाँ पर आपके पास ये कहा जा रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनाए जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जितने थे, इस थ्योरी में ओवरलैपिंग का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए, ओवरलैपिंग का मतलब हम एक जनरल वे में बता दें। जैसे ये 2 चीज है, इन दोनों को हम लोग यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, ऐसे जोड़ दो, यहाँ पर एक दूसरे को ओवरलैप कर दो, यानी कि बांध दो इस तरीके से। बॉन्ड में भी वही बोल रहा हूँ कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम लोग यहाँ पर ओवरलैप करा करके बॉन्ड को समझाते हैं। अब देखिए, जितना ज्यादा ये देखिए जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा, यानी कि जितना ज्यादा, अगर जब से एक्सटेंट एरिया मैंने इतना लिया, इससे बांधो, इतना बांधो, तो ज्यादा मजबूत कौन होगा? जिसमें एरिया ज्यादा आ रहा है, इसको बाइंड करने में, इसमें और ज्यादा। तो वही है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। तो हम लोग उसी को लेकर के इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। तो इनको देखिएगा, यहाँ उसी को समझाया गया कि when 2 atoms combine together to form a covalent bond, their energy is minimum when they are so close to each other that their orbitals are partially merged. This partially merged atomic orbital is known as overlap, यानी कि known as orbitals overlapping। जैसे ये है, ये 2 एटम है जो दूर दूर है। ये बोल रहे हैं कि जब ये बॉन्ड बनाने के लिए जाएंगे, तो बॉन्ड बनाने के लिए जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से करीब आएंगे। अब देखिए, ये जैसे ओवरलैप करेंगे, ये वाला फॉर्म, इनके ऑर्बिटल्स एटम के, तो उस ओवरलैपिंग से बोल रहे हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो, यानी कि एनर्जी डिक्रीज करेगी। और जैसा कि हम लोग को यहाँ पर मालूम है कि किसी एटम के साथ मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन या बॉन्ड बनाने में मेन पर्पस यही होता है कि एनर्जी डिक्रीज होती है, इसलिए बॉन्ड के लिए वो जाते हैं। तो उसी में कह रहे हैं कि यहाँ पर ये पार्शियली क्या होता है, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। इस मर्जिंग केस को, यानी कि मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये देखिए, ए और बी 2 एटम है, इनको मर्ज किया गया, इनका कुछ स्पेस यहाँ, कुछ यहाँ बीच में रेड दिखाया, तो ये हुआ ओवरलैपिंग। ये भी देखिए, अब इसमें ओवरलैपिंग को ओवरलैप कॉन्सेप्ट इन H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल का लेकर के आपके एनसीईआरटी में भी है, वहीं से मैंने यूज किया है, उसको लेके उसने कुछ समझाया है। ये मान लिया, लेट अज्यूम दैट 2 हाइड्रोजन एटम्स ए एंड बी, जो उधर ए और बी है उसको हाइड्रोजन एटम मान लो। अब न्यूक्लियस ऑफ Na
and NB and electrons of EA and B are coming close to each other. तो ये यहां से बात शुरू होती है कि अगर मैंने दो एटम ए और बी ले लिया तो इसको मान लो Na, इसको मान लो Nb, तो इसके पास न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, तो इसके न्यूक्लियस को Na को, इसके न्यूक्लियस ए को, यानी कि ए वाले एटम, ये ए है ये बी है, तो इसको मान लो इसके न्यूक्लियस को Na और इसके इलेक्ट्रॉन को Ea। अगर ये बी एटम है तो इसके मान लो इलेक्ट्रॉन को Eb और न्यूक्लियस को Nb। ठीक है, अब आपके पास यहाँ इन दोनों एटम्स के पास ही बोल रहे हैं कि जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो यहाँ पर इनकी बात कर रहा वो, न्यूक्लियस ऑफ Na, न्यूक्लियस ऑफ Nb, Ea और Eb कमिंग क्लोज टू ईच अदर। चलो ठीक है, तो व्हेन टू एटम्स आर फार अपार्ट देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, ये दोनों एटम के बारे में अगर हम बात करें, दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तभी कोई इस तरह से इंटरेक्शन। एज दीज टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिगिन टू ऑपरेट। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते, रिपल्शन भी होता है। तो दोनों फोर्स बोल रहा है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों जनरेट होते हैं। वो कौन कौन से फोर्स होते हैं वो यहाँ पर लिखा गया, तो उसमें मेनली चार तरीके का फोर्स आपको देखने को मिलेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, यानी कि अगर ये ए है और ये बी है तो पहला एक फोर्स हुआ, इसका न्यूक्लियस जो है इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो पहला हो गया अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन हो गया। देखो न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, तो देखो न्यूक्लियस ऑफ बी इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, अट्रैक्शन, यानी दो फोर्स अट्रैक्शन वाला लग गया। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये दो फोर्स आपके पास इस तरीके का लग गया। अब नेक्स्ट में दो फोर्स और यहाँ पर आपको दिखा रहे। नेक्स्ट में फोर्स ऑफ रिपल्शन, देखिए वो क्या है, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, तो इनका न्यूक्लियस और इनके न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिवली चाहे न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चाहे तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन। नेक्स्ट में फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है सेम चार्ज, इनके बीच में रिपल्शन होगा। अब दो फोर्स रिपल्शन वाले हैं, दो फोर्स अट्रैक्शन वाले, ये बोल रहे हैं कि एट ए टाइम आपको लगेगा। अब आगे समझिए क्या लिखा हुआ है। Attractive forces tend to bring two atoms close to each other, whereas repulsive forces tend to move the way. यानी कि यहाँ पर से समझिएगा कि जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आए थे तो वो दोनों एटम एक दूसरे के साथ चार तरीके का फोर्स कर रहे हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स तो सोचेगा कि उसके बीच में बॉन्ड बनाए, और रिपल्सिव फोर्स उन दोनों को बॉन्ड को दूर ले जाएगा, यानी कि एटम को दूर ले जाएगा, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, यहाँ देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। इन हाइड्रोजन द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस is greater than that of new repulsive forces. As a result, the new atoms come close to each other and potential energy decreases. तो यहाँ पर हम लोग को ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन चुका है। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स पर डोमिनेट किया होगा या डोमिनेट करेगा, तभी तो वो बॉन्ड बनेगा। क्योंकि तो कहा गया ना कि अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव, अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है कि एटम को करीब लाता, रिपल्सिव फोर्स एटम को दूर करता। तो इन हाइड्रोजन द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन न्यू रिपल्सिव फोर्स।
As a result, atoms comes too close to each other and the potential energy decreases. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो एनर्जी तो घटेगा। और मैंने पहले भी कहा है, जो हम लोग ने पहले भी लेक्चर में सुना है, कि ऑक्टेट जो है कि वो पुराना रूल था। किसी भी एटम को मॉलिक्यूल में जाने के लिए या बॉन्ड बनाने के पीछे लॉजिक यही है कि वो अपनी एनर्जी डिक्रीज करेगा। यानी डिक्रीज करना मतलब अट्रैक्टिव फोर्स का डोमिनेट कर जाना। अब देखो नेक्स्ट में ये ग्राफ भी आपको मिलेगा आपके बुक में, एनसीईआरटी में, तो वहीं से मैंने लिया है। यहाँ पर दो एटम है जो दूर है। अब देखो धीरे धीरे ये पास आ रहे हैं, तो देखिए एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए एक वो पोजीशन है जहां पर ये कंप्लीट ओवरलैपिंग हो गया, तो इस पोजीशन को जो मिनिमम आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस है दो एटम के बीच में आफ्टर ओवरलैपिंग, वो उसके बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस कहलाते हैं। हाइड्रोजन के बारे में क्योंकि हम लोग को ग्राफ दिखाया गया इसलिए 74 पिकोमीटर। और इनको जो एनर्जी लगा करके बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, जो कि यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इस फॉर्म में यहाँ पर देखिएगा कि इसमें है the terms approach each other until the equilibrium stage is reached where the net force of attraction balances the force of repulsion and the system acquires minimum energy। वही बता रहा वो कि जब आपने देखा कि दो फोर्स एट ए टाइम वहां पर काम कर रहा है, तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बैलेंस करता फोर्स ऑफ रिपल्शन को। ठीक है, तो यहाँ इस केस से ये इंडिकेशन आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि देखिए जब ये रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स आ गया था, तो यहाँ पर एक मिनिमम एनर्जी को यहाँ पर दिखा रहे हैं जो बॉन्ड डिस्टेंस को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब उसी को लेकर के यहाँ पर एक पॉइंट है, एट दिस स्टेज द बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इज 74, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ पिकोमीटर। Since energy released during the formation of H2 molecule, the H2 molecule is more stable than isolated hydrogen atom, जो कि अभी मैंने ग्राफ दिखाया भी है कि आप ध्यान दीजिएगा ये आइसोलेटेड है और यहाँ देखिए ये आपके पास जब H2 मॉलिक्यूल है तो देखिए एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो इस वजह से यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है, since energy released during the formation of H2 molecule is more stable than isolated hydrogen atoms। isolated hydrogen atom, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है, ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग ओवरलैपिंग शुड बी हाफ फिल्ड। अब ये देखिए कि जब हम लोग ओवरलैपिंग कराते हैं तो उसमें कहा गया कि ओवरलैपिंग से पहले हम लोग ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हाफ फिल्ड कर लेंगे। हाइड्रोजन के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो हाफ फिल्ड तो है ही। जैसा मैंने आपको इससे पहले ऑर्बिटल्स में दिखाया था कि ऑर्बिटल्स को जो है कि हम लोग एक बॉक्स से डिफाइन करते हैं, इसमें एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, तो ये हाफ फिल्ड हुआ, ये भी हाफ फिल्ड हुआ। तो ये हाइड्रोजन है, इसको 1s1 लिखेंगे, 1s1। और अब देखिए इन दोनों के बीच में इस तरीके से ओवरलैपिंग करा दिया, तो उनके बीच में यहाँ पर ये ओवरलैप्ड एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है, ये ओवरलैप्ड एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं। एक और चीज आपने ध्यान दिया होगा, जो हम लोग बॉन्ड बना रहे थे, जैसे ये लो और ये इस तरीके का, तो हम लोग ये इस तरीके से दिखाते थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब सोचिएगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि देखिए कि जब ओवरलैपिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी अलग है, तो एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये भी है, तो यानी एक क्लॉकवाइज मूव करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी ओवरलैप्ड एरिया में जो आपके पास स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट होगा एक दूसरे के। यानी कि 2 बात,
ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में हाफ फील्ड होना चाहिए विथ अपोजिट स्पिन। तो यहाँ पर देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल शुड कंटेन द इलेक्ट्रॉन विद द अपोजिट स्पिन, यानी कि हाफ फील्ड में कैसा होना चाहिए, अपोजिट स्पिन। अब यहाँ पर है कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ तक वही हम बोल, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, अभी जो सबसे शुरू में ही आपको बताया था कि जब कोई भी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ओवरलैपिंग से ही डिसाइड होगा। जो जितना ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग ओवरलैपिंग के हिसाब से भी अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे हम लोग ने पोल के फॉर्म में पोलर नॉन पोलर में डिवाइड किया था, सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड डिसाइड किया था। अब है ओवरलैपिंग के बेस पर कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग सिग्मा और पाई में डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओवरलैपिंग देखेंगे। ओवरलैपिंग में कौन सी ओवरलैपिंग को सिग्मा कहते हैं, कौन सी ओवरलैपिंग को पाई कहते हैं, और कौन सा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा है, यानी कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।